हेलो बच्चों, वेलकम। आज हम क्लास 12th फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। देखिए, इस चैप्टर में हम एक सफ़र पर चलेंगे। हम एटम के बिल्कुल बाहर, जहां इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, वहां से शुरू करके बिल्कुल उसके सेंटर तक, उसके कोर तक, यानी न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि वहां कितनी ज़बरदस्त एनर्जी छुपी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि आज के लेक्चर का हमारा प्लान क्या है। ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले हम रदरफोर्ड के मॉडल से शुरू करेंगे, फिर बोर मॉडल की पूरी मैथ समझेंगे, रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, सब कुछ। उसके बाद हम देखेंगे कि ये स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती हैं, लाइमन बाल्मर सीरीज क्या हैं, और आखिर में हम न्यूक्लियस के अंदर जूम इन करके उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी स्टेबिलिटी और न्यूक्लियर एनर्जी की बात करेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि ये हमारा आज का पूरा रोड मैप है। अब हम इस स्लाइड में अपना पहला सेक्शन शुरू कर रहे हैं, प्रोबिंग द एटम। हम ये जानेंगे कि आखिर साइंटिस्ट को पहली बार एटम के अंदर झांकने का मौका कैसे मिला, और ये एक बहुत ही सरप्राइजिंग एक्सपेरिमेंट से हुआ था। चलिए देखते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम अब एटम के स्ट्रक्चर की डिस्कवरी शुरू कर रहे हैं। अब हम इस स्लाइड में रदरफोर्ड का वर्ल्ड फेमस गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट देखेंगे। ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। लेफ्ट साइड में सेटअप है। एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स है जो अल्फा पार्टिकल्स यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को फायर कर रहा है, एक पतली सी सोने की पट्टी पर, एक गोल्ड फॉइल पर। अब सोचिए, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या थी? उनको लगा कि एटम तो एक पुडिंग जैसा है, तो सारे पार्टिकल्स सीधे निकल जाएंगे। लेकिन जो रिजल्ट आया वो बिल्कुल शॉकिंग था। देखिए, ज्यादातर पार्टिकल्स तो सीधे निकल गए, ठीक है, कुछ थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुए, लेकिन, और ये सबसे हैरान करने वाली बात थी, लगभग 8000 में से एक पार्टिकल 180 डिग्री पर वापस बाउंस बैक कर गया। ये इतना अनबिलीवेबल था, जैसे आप एक टिश्यू पेपर पर गोली मारे और वो टकराकर वापस आपको ही लग जाए। इसका सिर्फ एक ही कंक्लूजन हो सकता था। एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग सारा मास एक बहुत ही छोटी सी जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड है, और उसी जगह को नाम दिया गया न्यूक्लियस। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि इस एक्सपेरिमेंट से ही न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। तो अब अगला सवाल ये उठता है कि वो अल्फा पार्टिकल जो वापस मुड़ गया, वो न्यूक्लियस के कितना करीब पहुंच पाया होगा। इस कैलकुलेशन से हमें न्यूक्लियस के साइज का एक अंदाजा मिल सकता है। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। अब हम इस स्लाइड में वही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच यानी R0 कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर फिजिक्स का एक बहुत सिंपल प्रिंसिपल लगता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इमेजिन कीजिए, अल्फा पार्टिकल जब दूर है तो उसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। वो तेजी से न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है। जैसे जैसे वो पास आता है, न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल करता है, उसकी स्पीड कम होती जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। लेकिन एनर्जी गायब नहीं हो सकती, वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। एक पॉइंट आएगा बिल्कुल पास में, जहां पार्टिकल 1 सेकंड के लिए रुकेगा और वापस मुड़ जाएगा। उस एग्जैक्ट पॉइंट पर सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बन चुकी होगी। तो हम बस इन दोनों को इक्वल कर देंगे, K = U। इक्वेशन में वैल्यू डालिए और R के लिए सॉल्व कीजिए, आपको R0 का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के कितना पास। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि रदरफोर्ड के मॉडल में क्या प्रॉब्लम थी। देखिए, रदरफोर्ड का मॉडल एक बहुत बड़ा कदम था, लेकिन वो एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इस सेक्शन में हम देखेंगे कि नील्स बोर ने आकर इस स्टेबिलिटी क्राइसिस को कैसे सॉल्व किया। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया है बोर्स मॉडल का इंट्रोडक्शन। अब हम इस स्लाइड में समझेंगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या थी और बोर का सॉल्यूशन क्या था। देखिए, प्रॉब्लम सिंपल है। क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूमेगा, एक्सेलरेट करेगा, तो उसे एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए। इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन को घूमते घूमते एनर्जी लूज करके न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं होता। एटम्स तो स्टेबल हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोर ने 3 रेवोल्यूशनरी पोस्टुलेट्स दिए। पहला, इलेक्ट्रॉन सिर्फ कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स में घूमेगा, जिन्हें स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं, और इनमें वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। दूसरा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में घूम सकता है जिनका एंगुलर मोमेंटम यानी MVR h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो। और तीसरा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी तभी रेडिएट करेगा जब वो एक हाई एनर्जी ऑर्बिट से लो एनर्जी ऑर्बिट में जंप करेगा। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि बोर ने क्लासिकल फिजिक्स के रूल्स को छोड़कर नए क्वांटम रूल्स बनाए, जिससे एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन हो गई। अब हम इस स्लाइड में
nth ऑर्बिट का रेडियस डिराइव करेंगे। ये डेरिवेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप 1, फोर्स बैलेंस। सोचो, इलेक्ट्रॉन सर्कल में क्यों घूम रहा है? क्योंकि न्यूक्लियस का इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल यानी kg²/r² उसको जरूरी सेंट्रिपिटल फोर्स यानी mv²/r प्रोवाइड कर रहा है। हम इन दोनों फोर्सेस को बराबर कर देंगे। स्टेप 2, बोर्स क्वांटाइजेशन। अब हम बोर का सेकंड पॉस्टुलेट यूज करेंगे, mvr = nh/2π। यहां से हम वेलोसिटी v की वैल्यू निकाल लेंगे। स्टेप 3, सब्स्टिट्यूट एंड सॉल्व। बस इस वेलोसिटी की वैल्यू को उठाकर स्टेप 1 की इक्वेशन में डाल दीजिए, थोड़ा सा रीअरेंज कीजिए और आपको रेडियस का फाइनल फॉर्मूला मिल जाएगा। इस फॉर्मूला में साफ दिख रहा है कि रेडियस n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि फोर्स बैलेंस और बोर्स पॉस्टुलेट को मिलाकर हम ऑर्बिट का रेडियस निकाल सकते हैं। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की स्पीड यानी वेलोसिटी और एक चक्कर का टाइम यानी टाइम पीरियड कितना होता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला देखिए। इसे साफ पता चलता है कि वेलोसिटी n के यानी ऑर्बिट नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर के ऑर्बिट्स में जाएगा वो धीमा हो जाएगा। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखिए, ये n³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब ऊपर के ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन न सिर्फ धीरे चलता है बल्कि उसका रास्ता भी लंबा है, तो एक चक्कर पूरा करने में उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हायर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन स्लो होते हैं और उनका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा होता है। अब हम इस स्लाइड में एनर्जी की बात करेंगे, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है E(n) = -13.6 z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। इस फॉर्मूला में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो नेगेटिव साइन। अगर आपसे कोई पूछे कि एनर्जी नेगेटिव क्यों है, तो इसका जवाब है कि ये नेगेटिव साइन बाउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, वो आज़ाद नहीं है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन को एटम से निकालना है तो आपको इस नेगेटिव एनर्जी को जीरो करना पड़ेगा, यानी आपको इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी उसे देनी पड़ेगी, जिसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है और नेगेटिव साइन उसके बाउंड स्टेट को शो करता है। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन एक हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर जंप करता है तो क्या होता है। वो जो एनर्जी का डिफरेंस है उसे एक फोटॉन यानी लाइट के फॉर्म में एमिट कर देता है। इस लाइट की वेवलेंथ निकालने के लिए हम रिडबर्ग फॉर्मूला यूज करते हैं। अब देखिए, ये जंप्स अलग अलग सीरीज बनाते हैं। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन घूम फिर कर फाइनली n = 1 पर आकर गिरता है तो उसे लाइमन सीरीज कहते हैं, जो कि अल्ट्रावायलेट रीजन में होती है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन n = 2 पर आकर रुकता है तो उसे बाल्मर सीरीज कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विजिबल लाइट के रीजन में आती है। इन्हीं लाइंस को हम स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं और ये हर एलिमेंट के लिए यूनिक होती हैं, जैसे एक फिंगरप्रिंट। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि इलेक्ट्रॉन जंप से स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट निकलती है जो अलग अलग स्पेक्ट्रल सीरीज बनाती है। अब हम इस स्लाइड से अपना फोकस बदल रहे हैं। अभी तक हम एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन की दुनिया में थे। अब हम 1,00,000 गुना जूम करके सीधा एटम के दिल में, उसके कोर में यानी न्यूक्लियस के अंदर जा रहे हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया है न्यूक्लियस की दुनिया में एंटर करना। अब हम इस स्लाइड में न्यूक्लियस के बेसिक स्ट्रक्चर को समझेंगे। देखिए, न्यूक्लियस के अंदर 2 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इनको कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। अब इसके साइज की बात करते हैं। न्यूक्लियर रेडियस का फॉर्मूला है R = R0 a⁻⁻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 ⁻
बोलती है। अगर आप न्यूक्लियर डेंसिटी निकालेंगे तो आप पाएंगे कि वो मास नंबर ए पर डिपेंड ही नहीं करती। इसका मतलब दुनिया के सारे न्यूक्लियाई की डेंसिटी कांस्टेंट है, और ये डेंसिटी इतनी ज्यादा है 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब कि अगर आप एक चम्मच में न्यूक्लियर मैटर भर लें तो उसका वेट पूरे माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा होगा। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि न्यूक्लियस अनबिलीवेबली डेंस होता है और उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। अब हम इस स्लाइड में एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल का जवाब देंगे। इतने सारे पॉजिटिव प्रोटॉन्स एक छोटी सी जगह यानी न्यूक्लियस में एक साथ रहते कैसे हैं? उनको तो एक दूसरे को रिपेल करके दूर भाग जाना चाहिए। जवाब है एक नया फोर्स जिसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये नेचर का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ये बहुत शॉर्ट रेंज है, सिर्फ न्यूक्लियस के साइज तक ही काम करता है। ये चार्ज इंडिपेंडेंट है, मतलब ये प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन सबके बीच बराबर लगता है। बेसिकली ये वो सुपर ग्लू है जो न्यूक्लियस को बांध कर रखता है।
तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम इस स्लाइड से चैप्टर के फाइनल हिस्से में आ गए हैं। यहाँ हम बात करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी और स्टेबिलिटी की। हम ये समझेंगे कि आखिर न्यूक्लियस के अंदर इतनी जबरदस्त एनर्जी आती कहाँ से है। यही सारे न्यूक्लियर पावर और सूरज की एनर्जी का सोर्स है। अब हम इस स्लाइड में आते हैं मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी के कॉन्सेप्ट पर। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, पर ध्यान से सुनिए। अगर आप एक न्यूक्लियस का मास तोलें और फिर उसके सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अलग अलग करके तोलें, तो आप पाएंगे कि न्यूक्लियस का मास हमेशा थोड़ा सा कम होता है। ये जो मास का डिफरेंस है, इसी को मास डिफेक्ट कहते हैं। तो ये मास गया कहाँ? ये मास गायब नहीं हुआ। ये मास आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन E=mc² के हिसाब से एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और यही एनर्जी न्यूक्लियस को बांध कर रखती है। इसलिए इसे बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। एग्जाम के लिए ये एग्जाम कन्वर्जन वाला बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मास डिफेक्ट 1 AMU है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी हमेशा 931.5 MeV होती है। ये शॉर्टकट बहुत काम आएगा। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि मास डिफेक्ट ही बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम इस स्लाइड में पूरे चैप्टर का सार यानी समरी इस एक ग्राफ से समझेंगे। ये है स्टेबिलिटी कर्व। वाई एक्सिस पर है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये जितनी ज्यादा होगी, न्यूक्लियस उतना स्टेबल होगा। एक्स एक्सिस पर है मास नंबर। आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ आयरन 56 के पास सबसे ऊपर है, यानी पीक पर है। इसका मतलब आयरन यूनिवर्स का सबसे स्टेबल एलिमेंट है। अब इस ग्राफ से हमें एनर्जी कैसे मिलती है वो देखिए। जो हल्के न्यूक्लियाई हैं लेफ्ट साइड वाले, वो आपस में जुड़कर यानी फ्यूजन करके आयरन की तरफ जाना चाहते हैं स्टेबल होने के लिए। और जो भारी न्यूक्लियाई हैं राइट साइड वाले, वो टूटकर यानी फिजन करके आयरन की तरफ आना चाहते हैं। दोनों ही प्रोसेसेस में, चाहे फिजन हो या फ्यूजन, हम ऊपर की तरफ यानी ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं, और इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि ये ग्राफ हमें न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, फिजन और फ्यूजन तीनों चीजें एक साथ समझा देता है। अब हम इस स्लाइड में फिशन और फ्यूजन को विजुअली देखते हैं। ऊपर देखिए फिशन। यहाँ एक भारी न्यूक्लियस जैसे यूरेनियम 235 एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके दो छोटे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई में टूट जाता है, और इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी निकलती है। यही न्यूक्लियर रिएक्टर्स का प्रिंसिपल है। नीचे देखिए फ्यूजन। यहाँ दो हल्के न्यूक्लियाई जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स आपस में जुड़कर एक थोड़ा भारी और बहुत ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस जैसे हीलियम बनाते हैं। इस प्रोसेस में फिशन से भी कई ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। यही वो रिएक्शन है जो हमारे सूरज और दूसरे तारों को पावर देता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था फिशन और फ्यूजन के बेसिक प्रोसेसेस को समझना। ओके, तो हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट स्लाइड, खासकर जब आप एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज कर रहे होंगे। इसे आप अपनी गोल्डन स्लाइड या फॉर्मूला शीट समझ सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। अब हम इस स्लाइड में सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को एक जगह देख रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। देखिए, पहले क्वाड्रेंट में बोर मॉडल के सारे फॉर्मूलाज हैं, रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी। दूसरे में स्पेक्ट्रा का राइडबर्ग फॉर्मूला है। तीसरे क्वाड्रेंट में न्यूक्लियस का रेडियस और डेंसिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। और चौथे में सबसे इंपॉर्टेंट मास एनर्जी रिलेशन है। जब भी आपको चैप्टर रिवाइज करना हो, बस इस एक साइड को देख लीजिए, आपके सारे फॉर्मूलाज रिवाइज हो जाएंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये है कि ये आपकी फाइनल रिवीजन शीट है। तो बच्चों, आज हमने एटम के अंदर एक पूरा सफर तय किया। हमने इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट से शुरू किया और न्यूक्लियस के कोर तक गए। और ये सोचना कितना अमेजिंग है ना कि इन इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूल्स ही हमारे आसपास की पूरी दुनिया को गवर्न करते हैं। सूरज से आने वाली रोशनी से लेकर उस एनर्जी तक जो हमारे शहरों को रोशन करती है, सबका सोर्स इन्हीं छोटे पार्टिकल्स के अंदर छिपा है। इसी सोच के साथ आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। थैंक